लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को टैक्स से बचाने के लिए उनके पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एस्टेट ड्यूटी एक्ट को खत्म किया था। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर भारत में चर्चा कराने का जो बयान दिया था, उस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है और यह दावा गलत है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश के लोगों की भलाई के लिए एस्टेट ड्यूटी एक्ट को समाप्त किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को विरासत में मिली उनकी संपत्ति पर एस्टेट ड्यूटी टैक्स लगाया जाना था और इसी टैक्स से बचने के लिए राजीव गांधी ने अपनी सरकार के पहले ही बजट में इस टैक्स से जुड़े तमाम प्रावधानों को समाप्त किया और इस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी की संपत्ति को विरासत टैक्स से बचा लिया था। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया, तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं वो यही है कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स की वापसी होगी। क्या आने वाले समय में ये टैक्स वापस आ जाएगा और इससे भारत के हर परिवार पर असर पड़ेगा, क्योंकि परिवार में अगर मुखिया की मृत्यु हो जाती है, माता पिता में से किसी की अगर मृत्यु होती है, तो वो अपने परिवार के पीछे जो संपत्ति छोड़कर जाएगा उसमें सरकार एक बड़ा टैक्स लगाएगी और वो टैक्स उन सब लोगों से वसूला जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। वो स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, बहुत गरीबी से संघर्ष करके यहां तक पहुंचे और इन दोनों में ये एक फर्क माना जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज वही कहा, कामदार और नामदार का जो फर्क बताया और वो कहा कि मुझे तो आदत है
कि इस तरह के जो बड़े लोग हैं वो हमेशा से ही मेरा अपमान करते आए हैं। और तीसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जब से पहले चरण की वोटिंग हुई और उसमें यह पता चला कि वोटिंग थोड़ी सी कम हुई है पहले के मुकाबले, तो लोगों ने यह सोच लिया कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये कम वोटिंग का मतलब यह है कि बीजेपी को इस चुनाव में पहले चरण में नुकसान हो रहा है, लोग बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं और बीजेपी की स्थिति खराब है। और एक अफवाह पूरे देश में फैलने लगी और वो ये कि बीजेपी हार रही है और विपक्ष बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि विपक्ष की भी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चुनाव में इस तरह का प्रचार और दुष्प्रचार होता रहता है। हर पार्टी अपने लिए यही कहती है कि हम ही जीत रहे हैं, लेकिन अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर अब यकीन कर चुके हैं और शायद राहुल गांधी भी इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी हारने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अभी से ही एक चरण के बाद ही राहुल गांधी ने यह मान लिया है और राहुल गांधी अति उत्साह में, अगर आप देखेंगे उनके हाल के 2-3 खास तौर पर पहले चरण की वोटिंग के बाद अगर आप राहुल गांधी के बयानों को देखें तो आपको उनमें एक जबरदस्त नया उत्साह दिखाई देगा। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन अति उत्साह उतनी अच्छी बात नहीं है और अति उत्साह में अब उन्होंने भाषा पर जो उनका संयम है उसे भी खो दिया है। हम उनसे बस यही कहेंगे, हो सकता है वो जीत रहे हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीतने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हें सौम्यता बनाए रखनी चाहिए, तब भी उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और तब भी उन्हें सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर वो जीत भी जाएं तो भी, अभी तो जीते नहीं हैं, अभी तो एक चरण का ही चुनाव हुआ है और उसी में राहुल गांधी इस तरह की भाषा पर उतर आए हैं। इसे हमारे देश में अक्सर कहा जाता है ये तू तड़ाक की भाषा होती है, जिसमें लोगों को, अपने से बड़े लोगों को भी तू कहकर बुलाया जाता है और ये सम्माननीय भाषा हमारे यहां नहीं मानी जाती। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि राहुल गांधी को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, 4 जून तक इंतजार कर लीजिए, फिर जब वो प्रधानमंत्री पद की ओथ लेंगे उसके बाद फिर वो ये सब कर सकते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों को लेकर चुनाव आयोग को जो शिकायतें भेजी थी और कहा था कि यह हेट स्पीच है, अब उन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और चुनाव आयोग ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस दिया है और उन्हें 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक इस पर जवाब देने के लिए कहा है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति को घुसपैठियों में बांटने का जो आरोप लगाया था वो बयान धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर नफरत और विभाजन पैदा करने वाला बयान था, यानी ये हेट स्पीच था। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान भाषा के आधार पर लोगों को उत्तर और दक्षिण में बांटने का प्रयास किया था और लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी और अब इन्हीं शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को एक एक नोटिस जारी कर दिया है और अब हम ये देखेंगे कि 29 तारीख को बीजेपी क्या कहती है इस नोटिस के जवाब में, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कहते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे राहुल गांधी के इस बयान का बचाव करते हैं। हालांकि इस नोटिस के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा कि विपक्ष खुद को भगवान श्री राम से भी बड़ा मानता है और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक खास वर्ग के वोट बैंक के लिए राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था, स्वीकार नहीं किया था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को
प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव इतने लंबे और इतने गर्म क्यों हैं, और क्या इस बार चुनावों की डेट शीट तैयार करते हुए चुनाव आयोग से कोई गलती हुई है। क्योंकि देखिए, पूरे देश में यह बहस चल रही है कि पहले फेज के चुनाव में इतना वोटर टर्नआउट है, वोटिंग इतनी कम क्यों रही, लोग अपने घरों से निकले क्यों नहीं। कल यानी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें 20 सीटें अकेले केरल से हैं। और पिछली बार केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। अगर केरल की सीटों को हटा दें तो पिछली बार दूसरे चरण की 68 में से 53 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, और इस चरण में उसने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। जबकि कांग्रेस के लिए भी यह चरण सबसे महत्वपूर्ण था। पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने जो 52 लोकसभा सीटें जीती थी, उनमें से 1/3 यानी 18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इसी दूसरे चरण में जीती थी। और इसीलिए कल होने वाली वोटिंग कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कल जहां जहां वोटिंग हो रही है, उनमें से बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां जो मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती हैं। और जैसा कि अभी तक पोजीशन आपने देखी है, वो यही है कि कांग्रेस लगातार माइनॉरिटीज और मुसलमानों के प्रति जो राजनीति करती आ रही है, हो सकता है कि कांग्रेस को कल उसका लाभ मिले। वर्ष 1951-52 के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव 44 दिनों में संपन्न होंगे, 44 दिन तक चलेंगे। और यह सबसे लंबा चुनाव है। यह चुनाव जून तक खिंचने वाला है। और यह बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि वर्ष 2014 में जब 10 चरणों का यानी 10 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब वो चुनाव 36 दिनों में समाप्त हो गया था। यानी 10 फेज का चुनाव 36 दिन में। लेकिन इस बार 7 चरणों का चुनाव कराने में चुनाव आयोग ने 44 दिन ले लिए हैं। और इस बार के चुनाव में यह एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जिसमें अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। आप जरा देखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं। अब देखिए, ये लोकसभा चुनाव कब कब हुए हैं, और हमने ये 3 चुनाव आपके सामने उनका आंकड़ा लिया है। 2014 में 10 चरणों में चुनाव हुआ था। चरण के हिसाब से 10 फेजेस थे। 7 अप्रैल को शुरू हुआ था और 22 मई को खत्म हो गया था। 12 मई को, माफ कीजिएगा, 12 मई को खत्म हो गया। अब देखिए, इस बार 2014 में 7 अप्रैल को शुरू हुआ, इस बार हम 19 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं। तो पहले ही यहां कितनी देर लगा दी। और 12 मई को तो यह चुनाव खत्म हो गया था। कितने दिन चला? 36 दिन, 36 डेज। अब देखिए, 2019 पिछला चुनाव, यह 7 चरण में हुआ था और 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और 19 मई को खत्म हो गया था। और यह 39 दिन तक यह चुनाव चला था, 39 डेज। तो पहला चला 2014 का 36 दिन, फिर चला 39 दिन, और अब देखिए इस बार यह है 2024 का चुनाव जिसमें अब हम अभी हैं। यह भी 7 चरण का ही है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून तक यह चलेगा। कितने दिन? 44 दिन। 44 दिन बहुत बड़ा समय होता है। और बात आज यही हो रही है कि अगर 2014 में हम 36 दिन में चुनाव करा सकते थे 10 चरणों का, तो 2024 में हम 44 दिन तक क्यों खींच रहे हैं? 1 जून, भारत में यह ऐसा समय है जहां पर लोग अपने सारे काम टाल देते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो यहां आप देखिए, अब इस बार के चुनाव में बहुत ये लंबे हैं, बल्कि इस बार 2 चरणों के बीच वोटिंग का अंतर भी सबसे ज्यादा है। अब आपको मैं वोटिंग का अंतर दिखाता हूं। देखिए, अब यहां अगर आप देखेंगे, ये 2014 का चुनाव है और इसमें अंतर देखिए वोटिंग के कितने आ रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन, टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे ये है। और औसत अगर देखें
दो चरणों के बीच में जो अंतराल है उसका औसत है 3.9 दिन, 4 दिन मान सकते हैं आप, यानी हर चौथे दिन चुनाव हुआ, हर चौथे दिन वोटिंग हुई 2014 में। इसीलिए ये जो है जल्दी खत्म हो गया था। अब देखिए 2019 में जो अंतराल है, दो फेजेस के बीच में जो अंतराल है औसत, वो हो गया 6.3 दिन। यहां देखिए 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7, 6, 7, ये अलग अलग फेजेस के बीच में कितने दिनों का गैप दिया जा रहा है, ये वो है। और अब देखिए 2024, इसमें पहला 19 अप्रैल को हुआ, 7 दिन का गैप, अब अगला 26 अप्रैल को होगा, फिर 11 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और औसत जो गैप है, जो अंतराल है दो फेजेस के बीच में, वो है 7.2 दिन। ये औसत अंतर है दो फेजेस के बीच में। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है ये कितना लंबा होने वाला है। और तीसरे चरण में जब 7 मई को वोटिंग होगी, तब गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। और आप सोचिए कि 1 जून को क्या स्थिति होगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी पिछली बार के एफिडेविट में यह लिखा कि उनके पास भी अपनी कोई कार नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के पास भी अपनी कोई कार नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास भी अपनी कार नहीं है, जो इस समय सांसद भी हैं और टीएमसी के महासचिव भी हैं। और कई उम्मीदवार तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पास भी कार नहीं है। जैसे तेलंगाना में बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं के विश्वेश्वर रेड्डी, उनकी संपत्ति जो उन्होंने डिक्लेयर की अपने एफिडेविट में, वो है 4,568 करोड़ रुपए, फिर भी उनके पास अपनी कोई कार नहीं है। इसी तरह मैसूर से बीजेपी ने यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार को टिकट दिया है, जो मैसूर राजघराने के राजा हैं, लेकिन उनके पास भी अपनी कार नहीं है। लेकिन नेताओं के पास अपनी खुद की कार होती क्यों नहीं, जबकि वो तो हमेशा कार में ही जाते हैं, कार में ही दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, उनके पास कार तो जरूर होगी, लेकिन शायद वो किसी और के नाम होगी परिवार में, और इसलिए संपत्ति का ब्यौरा देते समय वो इसमें वो बताते नहीं है।